हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आप सभी के लिए बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का जो है फिजिक्स का गैस क्वेश्चन का सल्यूशन लेके आ चुके हैं, जो कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको दिए थे वीडियो में, और वो 2 नंबर वाला का सल्यूशन लेकर आ चुके हैं। और यहीं से आएगा प्रश्न आपको, जो भी यहाँ पे गैस क्वेश्चन में दिया गया है मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई जिसको कहते हैं वो चीज आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। सबसे पहले क्या किया गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है और इसे किरण आरेख से क्या करना, दर्शाना है। तो देख सकते हैं उत्तर में आपको जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर अपने ही, है ना, या अपने ही माध्यम में, अपने क्या होता है, अपने ही माध्यम में जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है, तो उस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। अब देखिए इसका प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है निम्नलिखित है। ठीक है, वो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम पूछा जाए तो 2 नियम होते हैं। ठीक, अब वो 2 नियम को जानते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसी कारण क्या कहा गया, इसी कारण कहता है ये पहला नियम है। ठीक है, इसी प्रकार के परावर्तन हुआ। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई, ठीक है, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर, मतलब आई बराबर आर होता है। ठीक है, आई बराबर आर होता है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, दूसरा 2 नंबर का है, प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है, तोड़ के समझिए प्रकाश पुंज क्या है। सबसे पहले प्रकाश पुंज का परिभाषा देना, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश पुंज के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इस प्रकार से इसको क्या करना, लिखना है। और ये जो है निम्नलिखित, मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या आ गया यहाँ पे, पहला जी यहाँ पे आ गया, उस चीज को देखना है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज का परिभाषा लिखना है, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए इसको क्या करना, हटा देना है, समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या है, समांतर। देख लीजिए यहाँ पे जो है किरण जो दिया है एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे समांतर है, मतलब सूर्य से क्या होता है, सूर्य से एक दूसरे के समांतर किरण निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिखे हैं उसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका बीच यहाँ पे उसी का दूसरा भाग आ गया है, अभिसारी किरण पुंज। क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज। तो इसका कैसे देना, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होता है, एक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए आप एक बिंदु है, एक बिंदु पर, है ना, आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। देखिए ये एक बिंदु है, इस पे सभी किरणें क्या हो रहा है, आकर के मिलती है। ठीक है, आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कैसे लिखना आपको यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और ये चित्र इस प्रकार से आपको क्या करना, बना देना। देखिए वैसा किरण पुंज जिसपे सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती है। देखिए इधर से क्या हो रहा है, ये बिंदु है, इसमें सभी किरणें आकर के क्या हो रही है, मिल रही। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका तीसरा पॉइंट आ चुका है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो क्या बोलना है आपको? अपसारी किरण पुंज में वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई किरण, मतलब ये एक बिंदु से फैलती है या निकलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलना है? अपसारी किरण पुंज बोलना है। ठीक है, इस प्रकार से इस किरण पुंज पूछा जाए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार से आपको तीनों प्रकार को नाम लिख देना है। ठीक है, तीनों प्रकार के नाम लिख देना और तीनों का क्या करना है, एक तरफ से परिभाषा देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे आ चुका है, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के कितने? दो उपयोग। तो इसका अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, बहुत उपयोगी। तो मात्र वहां पे पूछ रहा है दो उपयोग, तो दो उपयोग को लिखना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहला हो गया दाढ़ी बनाने में। क्या आ जाता है? देखिए यहाँ पे दाढ़ी बनाने अर्थात हजामती दर्पण के रूप में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाता है। दूसरा उपयोग है रोगी के नाक, कान, दांत को देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। रोगी का जो है नाक, दांत ये सब जो है प्रतिबिंब देखने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में, गाड़ियों के अग्रदीप तथा गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर चौथा नंबर है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलता है। वे सभी वस्तुएं जहां से क्या होता है? प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देख सूर्य है ना, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो गए और जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ये सभी क्या होते हैं? प्रकाश निकलते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आप पूरा अपना माइंड से ही अपना बना करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अपना से बनाकर भी परिभाषा दे सकते हैं। वे वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है या उत्सर्जित होती है। क्या बोलना है? वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब हो गया, तारा हो गया, ये सभी क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, इस प्रकार से एग्जांपल देकर के आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता को लिखना है। तो क्या यहाँ पर दिया गया? समतल दर्पण में जो है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। देखिए, समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु की बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फिर समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। इस प्रकार से आपको अगर पूछा जाए समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की विशेषता लिखना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है? ये सभी को लिख देना है। एक एक पॉइंट आप इसको क्या कर ले? कॉपी में नोट कर ले। क्या कर ले? कॉपी में नोट कर ले, ताकि आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। क्या पूछा गया? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब में, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनती है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदी होती है, तब बनता है। ठीक, अब काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदी होती
प्रतीत होती है, जब प्रतीत होती है तब बनता है, या जब वास्तव में प्रतिच्छेदी होती है तब बनता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब देख सकते हैं आप क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो आपको क्या करना होगा, वापिस बताना है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो आपको बोलना होगा अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अवसरित होती है, अर्थात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, जब किरण इधर से निकल करके प्रकाश से मतलब सूर्य से निकल करके अवतल दर्पण के सतह पर करके वापस लौट जाती है, लौटने के बाद जो एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, अवसरित होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अब इसलिए हम इसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें इधर से निकल करके अवतल दर्पण के सतह पर पड़ती है तो यहां से सब वापस लौट करके क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से क्या आता है, एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होती, चारों तरफ क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती, इसी कारण उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ सूर्य पर जब सूर्य से प्रकाश निकलती हुई अवतल दर्पण के सतह पर पड़ती है, किस पे पड़ती है, अवतल दर्पण के सतह पर पड़ती है, तो ये क्या होता है, उससे टकरा करके चारों ओर फैल जाती है, वो किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती है, ये चारों ओर क्या होती है, फैल जाती है। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है अपसारी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर जब ये प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के सतह पर पड़ती है तो ये चारों तरफ फैल जाती है, इसी कारण उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, एग्जांपल में लिख लीजिए इसको, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या करना है, अंतर लिखना है। ठीक, चलिए पहला यहां पर देख सकते हैं, कहा गया है वैसा दर्पण, ठीक है, क्या यहां पर दिया गया है, वैसा दर्पण, ठीक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो उसे अवतल दर्पण। इसमें क्या करना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, मतलब ऊपर की ओर हो, उभरा हो, उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक, नेक्स्ट है अवतल दर्पण का फोकस जो दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बोलना है, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे अंतर पूछा जाए, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या गया, मतलब एफ निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो देख सकते हैं कैसा निकल, सबसे पहले गोलीय दर्पण का परिभाषा दे देना। क्या देना आपको, गोलीय दर्पण का परिभाषा। तो क्या बोलना है यहाँ पे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है, और बोला गया यहाँ पे आपको एफ निकालने के लिए, एफ
ठीक है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आर दिया गया है, ठीक है, यहाँ देखिए आर दिया गया है, आर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आर बराबर क्या होता है 2f, ये एफ बराबर आर बाय 2 क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2। तो यहाँ पर जो आर का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे क्या दिया गया 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे आर एफ बराबर जब निकालेंगे तो 20 बटे, ठीक है, 2, आर का मान 20, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, तो क्या निकलेगा 10 सेंटीमीटर। कितना निकला फोकस दूरी, यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस दूरी एफ बराबर कितना निकला, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिए, एफ बराबर क्या लिए हैं आर बाय 2, इसलिए 20 बाय, है ना, आर का मान 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया गया है, तो क्या हो जाएगा 10 निकलेगा। तो इसी कारण फोकस दूरी क्या निकलेगी 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप वहां पे बना करके दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वर्यात क्यों देते हैं, या अथवा, है ना, अथवा इस तरीका से पूछ सकता है आपको, ठीक है, अथवा हम इस प्रकार से आप पूछ सकता है, अथवा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, या ऐसे पूछेगा आपको, ठीक है, या तो इस प्रकार से पूछेगा तो आपको बोलना है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, तथा उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक, जिससे चालक को साइड लेने या देने में आसानी होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है, क्या बनता है, देखिए इसमें देगा, इसका जो प्रतिबिंब सीधा होता है और छोटा बनता है, जिससे कि चालक जो ड्राइवर होते हैं उनको साइड लेने या देने में क्या होता है, आसानी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाहनों में जो है हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में साइड मिरर के रूप में किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पश्च मतलब पीछे देखने के लिए, और ये साइड मिरर के रूप में, ये दोनों में पूछा जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। किसका बोलना, उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है उस उधर गोलीय दर्पण का परिभाषा दिए, सेम वही भाग, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है वह गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे देना। नेक्स्ट है और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे, किसका, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों को 3 उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग हम जानेंगे। अवतल दर्पण का किसमें उपयोग करते हैं, यहाँ देख सकते हैं अवतल दर्पण के उपयोग हम हजामती, उधर भी बताया गया, अवतल दर्पण का उपयोग इधर भी बता रहे हैं आपको हजामती के रूप में। उसके बाद रोगी के क्या बोलना, रोगी के यहाँ पे रोगियों के नाक कान गला देखने के रूप में, रोगी के दांत जो है यहाँ देख सकते हैं, और टॉर्च के रूप में, टॉर्च में जो लगा रहता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद सर्च लाइट, सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। उसका सोलर कुकर में भी जो है, सोलर कुकर में पूछा जाए आपका ऑब्जेक्टिव में, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद टेबल पे लैंप जो होते हैं उनमें कौन सा लगा रहता है, तो क्या बोलना है, अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में पहले बता दिए, दूरबीन में भी उत्तल दर्पण को उपयोग किया जाता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और आवर्धक कांच, आवर्धक कांच के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देना। गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस की क्या करना है, परिभाषा देना है। यहाँ पे आपको क्या देना है, इसका परिभाषा देना है। चलिए क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, देखिए गोलीय दर्पण के समांतर प्रधान अक्ष से आती प्रकाश की किरणें, इधर से उधर क्या कर रहे, प्रकाश की किरणें
जा रही है। ठीक है, ठीक है, जा रही है प्रकाश की परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकराने के बाद, है ना, मुख्य अक्ष के किसके बोला है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु, है ना, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। देखिए ये जो यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, गोलीय दर्पण, इस पे जब प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एफ दिया गया है, एफ, इसे एफ से भी सूचित किया जाता है, इसी को ही फोकस कहते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है, और इसे एफ से सूचित किया जाता है, जो कि देख सकते हैं इसे एफ से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में लिखना है और वहां पे देखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। आवर्धन किसे कहते हैं, क्या बोलना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या बोलना आपको, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिससे m बराबर v बाय u भी लिखा रहेगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, अगर पूछा जाए आवर्धन का निम्न में से कौन सूत्र है, तो m बराबर v बाय u होता है। आवर्धन का अगर परिभाषा पूछा है तो क्या बोलना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इस प्रकार से आप परिभाषा में दे सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध लिखना है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या संबंध है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, बस यही चीज देना है। क्या बोलना, क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध देना है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F दे सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे है, गोलीय दर्पणों द्वारा, है ना, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बताना। किसके, गोलीय दर्पण में जो है नई चिन्ह परिपाटी है उनके बारे में बताना है। तो क्या देना है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में वस्तु को प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की व्यापकता हुई, जिसे बिंदु परिपाटी कहते हैं। इसे देखने के लिए क्या, एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिसे क्या कहते हैं, ये चिन्ह परिपाटी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे भिन्न हो गया, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इस परिपाटी के अनुसार समझ सकते हैं। सबसे पहले सभी दूरियां क्या होती है, ग्रुप में मापी जाती है। सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित, दूसरा पॉइंट में है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां सभी क्या होती है, धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब आपतित किरण, जिधर से किरण आ रही है उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, प्रधान अक्ष के, है, प्रधान अक्ष उसके ऊपर धनात्मक माना जाता है। प्रधान अक्ष के ऊपर जो होता है क्या होता है, धनात्मक माना होता है, और प्रधान अक्ष के नीचे क्या माना जाता है, ऋणात्मक, जो कि इस चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस चित्र में बाईं ओर आपतित किरण आ रही है। ठीक है, आपतित किरण प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, और ऊपर पे क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, नीचे की ओर दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और ऊपर की ओर दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इस प्रकार से आप इस चित्र के अनुसार भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चित्र को भी आपको बनाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। जो कि आप हाईवे पे देखते होंगे, इस प्रकार से लाइट लगा रहता है, ऊपर से लाइट जो लगा हुआ रहता है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से लाइट जो लगा हुआ रहता है, इसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्या कहा जा रहा है, आप लिख सकते हो वहां पे,
जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष और उसके समांतर है ना भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरण है ना, सभी परावर्तित किरण जो है, सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। फोकस से क्या होती है? फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, जो कि देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है उत्तर में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो ये किरणें विरल माध्यम में जाकर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। उसी सघन माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो उसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपतित किरण जो है जब इधर से आती है तो इसके समतल सतह पर टकरा करके सघन माध्यम में ही जो लौट जाती है, सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो उसे ही प्रकाश का पूर्ण या मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। इस प्रकार से इस परिभाषा को लिखना और ये चित्र को भी बनाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच यहाँ पे है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त को लिखे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त को कहता लिखना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त निम्न है। पहला शर्त क्या है? प्रकाश की है ना, पहला शर्त क्या है? यहाँ देखिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है। क्या करती है? प्रकाश का जो है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर क्या होती है? प्रवेश करती है या गमन करती है। और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण जो है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले दूसरा पार्ट 2 आने के लिए, पार्ट 2 जो आपको वीडियो दिया जाएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एक एक और एक प्यारा सा लाइक कर दें। ठीक है, ताकि आपको जो है एक एक पॉइंट आपको दिया जाए और आप उसका तैयारी बेहतरीन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।